ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि जब हम दो इक्वल चार्ज अपोजिट नेचर का प्लस माइनस इक्वल चार्ज होना चाहिए, नेचर अपोजिट होना चाहिए, उसको एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखेंगे या वो रखा रहता है या वो ऐसा बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो वैल्यू होती है उसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं, और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। ठीक है, ये देखो ये जो मैंने दिखाया है यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पी है, पी को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब देखो बेटा, डाइपोल तो हो गया। अब डाइपोल का जो ये पी वैल्यू है, डाइपोल मोमेंट पी इक्वल टू होता है क्यू इंटू 2a, या इसको डी भी कह सकते हैं। वो जो 2a है उसको डी भी मान सकते हैं। तो अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया रहेगा। यू आर फ्री टू अज्यूम इट व्हाट इज 2a 2l डी, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसी हिसाब से फिर आपका आगे कैलकुलेशन होना चाहिए। ये नहीं कि माना आपने डी और लिख रहे हो ए या पी रख रहे हो तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जो माना है उसी हिसाब से रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या होता है, वो भी इसी तरीके से जैसे हमने एक लॉन्ग लेंथ के लिए निकाला था वैसे इसके लिए भी निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्शन काउंट होगा। क्यों? क्योंकि फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। ये देखो पॉजिटिव चार्ज इधर है और इधर क्या है, टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, तो उसकी वजह से पॉजिटिव की वजह से किसी भी पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। देखो यहाँ पर ये चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज ये पर, ठीक है। मतलब E2 जो है ना, ये पॉइंट, ये जो प्लस चार्ज है वो 2 पॉइंट पे है ना, इसलिए E2 इधर है, E1 इधर है। देखो इधर होगा, निगेटिव का चार्ज की वजह से फील्ड उधर होगी। मैंने बताया था ना कि निगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड निगेटिव चार्ज की तरफ होगी और पॉजिटिव चार्ज के अवे होती है फील्ड। ठीक है, तो इन दोनों का जो है वेक्टर उसको हम बाद में सम किए अलग अलग पहले निकाल के, उसके बाद क्या किया हमने, सम कर दिया, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। हाउ मच, दिस मच। तो नेट आपका जो फील्ड है वो क्या हो गया, 2 kpr3। पी क्या है आपका, वही है डाइपोल मोमेंट, आपको मैंने अभी बताया। यहाँ पर एक एजम्पशन माना गया है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इसको समझना ज़रूरी है। ये जो 2a है ना वो वेरी वेरी स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। मतलब वो फ्रैक्शन क्या, उसमें डेसिमल में भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो अगर उसका स्क्वायर किया जाएगा तो बेटा क्या होगा, और ज़्यादा छोटा होगा। इसलिए हम a स्क्वायर को हम 10 to 0 ले लेते हैं, मतलब 0 के बराबर लेते हैं और उसको हटा देते हैं फार्मूले से। तो कभी कभी हटाया जाता है, कभी कभी नहीं हटाया जाता है। याद रखना, जब आपका डाइपोल का जो डिस्टेंस है अगर सेंटीमीटर मीटर में दिया है तब आप नहीं हटाओगे, अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तब हटा सकते हो। मतलब अगर वो जो ए दिया है, अगर ए गिवन रहेगा तब तो आपको रखना है, अगर गिवन नहीं है तो आपको ऐसे ये वाला रखना है। अगर आपका डाइपोल का जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, गिवन है, सेंटीमीटर या मीटर में दिया, 0.1 मीटर दिया या 0.1 सेंटीमीटर दिया है या 2 सेंटीमीटर दिया है, तो वहाँ पर आपको लेना है। बहुत ज़्यादा छोटा होगा तब नहीं लेना है। ठीक है, चलिए ये आपकी मेन पॉइंट थी। यहाँ पर एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा, फील्ड को इस तरीके से करेंगे बेटा। देखो यहाँ पर आपका ये देखो ये आपका क्या है, पी पे, इसकी वजह से फील्ड निगेटिव चार्ज की तरफ, और यहाँ पर पॉजिटिव के अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, तो E2 और E1 बना। E2 और E1 का 2 कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल क्या होगा, E2 का ऊपर होगा, E1 का नीचे होगा, है कि नहीं। देखो E2 का ऊपर होगा और E1 का नीचे होगा, ये देखो। तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, E2 का ऊपर E1 का नीचे, तो ये कट जाएगा, साइन थीटा वाला कॉस थीटा वाला आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों को हम जोड़ेंगे, 2e cos थीटा। बस काम खत्म। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसका मतलब किसी भी पॉइंट पे, जनरल पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट पे, तो उसको आपको ये नहीं कहना है कि ये मतलब you can say it is not a axial point or not a equatorial point, it is a any general point making theta with perpendicular axis of dipole। उससे अगर एंगल थीटा बना रहा है, जैसे आपको हम बताएं, ये जो आपका डाइपोल है ना, डाइपोल ये, तो ये डाइपोल है, तो कहीं पर भी ये देखो ये कहीं पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पर मान लो
यहाँ पर, तो वो थीटा एंगल बना रहा है, तो उसके लिए आपका जो हो जाएगा ई नेट हो जाएगा ये। तो आपका ये जो आपका पैरेलल होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और आपका जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। इस तरीके से हम दोनों को स्क्वायर करेंगे तो आपका ये डिडक्शन आएगा दिस मच आएगा। अब थीटा पे अगर हम थीटा की वैल्यू रखेंगे 90, अगर सिर्फ हमें इक्वेटोरियल पे निकालना है तो थीटा हम क्या कर देंगे 90, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। इक्वेटोरियल पे आपने निकाला था के पी अपॉन आर क्यूब, वही आया। अगर मान लीजिए आपने एक्सियल पे निकालना है, एक्सियल पे आपका थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 0 रखोगे तो 1 + 3 4 का अंडर रूट 2 के पी अपॉन आर क्यूब, जैसे आपने पहले निकाला था इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन पे 2 के पी अपॉन आर क्यूब होता है कि नहीं होता है। अब इन दोनों का जो मतलब मान लीजिए वो जो फील्ड होगा वो पी से कितना डायरेक्शन होगा, वो जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है ना उससे कितना डायरेक्शन बनाता हुआ वो पी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, उसको निकालने के लिए आप अल्फा मान लोगे। tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, वाई पे जो कंपोनेंट होगा और एक्स वाला कंपोनेंट, दोनों को हम रेशियो निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा tan θ/2। tan θ/2 इज द टेंजेंट या टेंजेंट एंगल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो किसी भी रिंग का अगर वो चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो उस पर किसी भी पॉइंट पे मतलब उसके एक्सियल पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे नहीं, एक्सियल पॉइंट पे, रिंग के एक्सियल पॉइंट पे, किसी भी एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे आपका जो फील्ड होगा ना वो क्या होगा, वो होगा आपका ये। दिस इज वेरी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन, ठीक है। अब देखो गॉस लॉ आ जाओ, गॉस लॉ में क्या होगा, गॉस लॉ में ये फ्लक्स की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर फ्लक्स की स्पेलिंग गलत है, तो फ्लक्स की स्पेलिंग क्या हो जाएगा बेटा, FLUX, क्या होगा FLUX। तो फ्लक्स की स्पेलिंग ये होगी, आप ये मत बनाइएगा, ठीक है, ऐसे लिखने में ही गलती हुई है, यहाँ भी गलत लिखा है, ठीक है, FLUX फ्लक्स ये लिखिए। अब देखिए ये फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लो। अगर आप जैसे कोई बताते हैं ना, आजकल ज़्यादा यूज़ भी होता है ये कि फ्लक्स नहीं आ रहा, फ्लक्स नहीं आ रहा। फ्लक्स मतलब बिजनेस में ज़्यादा यूज़ होता है, फ्लक्स मतलब मनी का फ्लो नहीं आ रहा। इसी तरीके से आपका जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू, क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू पास करेगा तो जितना नंबर ऑफ फील्ड होगा अगर उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्रॉस सेक्शन एरिया से आपको फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए एक पाइप है, एक पाइप से आपको क्या कर रहे हैं, पानी निकल रहा है, तो पर सेकंड या मतलब जो भी है आपका कितना अमाउंट निकल रहा है उसी को बोलते हैं फ्लक्स। इसी तरीके से किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना फील्ड लाइन निकल रही है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर क्वांटिटी का ई एंड ए। अब देखो ई एंड ए को जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो ई का मॉड और ए का मॉड वैल्यू मतलब ई की वैल्यू, ए की वैल्यू और कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरीके से आप फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे। फ्लक्स क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब यहाँ पर देखो ये जो ए है ये मामूली ए नहीं है, ये ए मैथमेटिक ए नहीं है, मैथमेटिकल ए नहीं है, ये आपका वेक्टर डायरेक्शनल एरिया है। डायरेक्शनल एरिया क्या है, वेक्टर होता है और वेक्टर क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा। ए डायरेक्शन का मतलब हुआ ए, ये जो वेक्टर है ना उसकी वैल्यू होगी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपको एरिया लेना पड़ेगा। मान लीजिए फील्ड अलग डायरेक्शन में जा रही है और आपका जो एरिया है, जो क्रॉस सेक्शन है वो अलग डायरेक्शन में है, तो आपको पूरा जो एरिया है वो फील्ड के डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, उसी को बोलेंगे ए कॉस थीटा। अगर दोनों सेम है, मान लो जिधर आपका फील्ड है उधर ही आपका एरिया भी क्रॉस सेक्शन है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, मतलब वो मैक्सिमम ए रहेगा। अगर आपका फील्ड नहीं है, फील्ड के डायरेक्शन में एरिया नहीं है, तो आपको ए कॉस थीटा लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड। तो देखिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मैंने बना दिया है किस तरीके से। अगर आपका एरिया और ई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा 180 लेना पड़ेगा। अगर आपका उसी डायरेक्शन में है तो थीटा 0 लेना पड़ेगा। अगर आपका अपोजिट मतलब एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका एरिया ऊपर है और फील्ड इधर है तो आपका क्या हो गया, 90 लेना पड़ेगा। उस केस में आपका जो फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। अगर आपका देखो आपका फील्ड इधर है, क्रॉस सेक्शन एरिया के 90 डिग्री है, मतलब दूसरी तरफ मुड़ जा रहा है, तो आपका कोई भी फ्लक्स निकलेगा ही नहीं उस क्रॉस सेक्शन एरिया से।
एरिया की तरफ कोई भी फील्ड नहीं निकलेगा, इसलिए वहाँ पर फ्लक्स भी ज़ीरो हो जाएगा। अगर आपका 90 हो गया, एरिया और फील्ड दोनों 90 हो गया आपस में एंगल, तो आपका फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ देखो, ये जो तुम्हारा इनक्लोज सरफेस के लिए है, गॉसियन सरफेस उसको बोलते हैं। गॉस लॉ में क्या करना पड़ता है बेटा? आपको सबसे पहले इनक्लोज सरफेस बनाना पड़ता है, कोई भी चार्ज को कन्फाइन करना है। मान लीजिए एक चार्ज है तो उसके चारों तरफ एक आप घेरा बना लो, चाहे स्फेरिकल चाहे क्यूबिकल, चाहे जैसे बनाओगे, तो उसकी वजह से जो आपका फील्ड मतलब फ्लक्स निकलेगा उसको कैलकुलेट करने का एक मेथड है, या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक मेथड है। तो ये हमेशा याद रखना इनक्लोज चार्ज के लिए है। आउटर, अगर उस सरफेस गॉसियन जो सरफेस है उसके बाहर कोई भी चार्ज है तो उसकी वजह से फ्लक्स ज़ीरो होगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बोलता है? टोटल फ्लक्स क्या होता है बेटा? क्यू इनक्लोज, मतलब उस दायरे में, उस दो जो तुमने डब्बे में वो चार्ज क्लोज कर रखा है, इनक्लोज कर रखा है, उसका चार्ज, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है फ्लक्स। उससे मतलब पूरे एरिया से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस एंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से फ्लक्स क्या होता है आपका? ई डी एस होता है, मतलब टोटल इंटीग्रेशन करेंगे ई और डी एस का। डी एस क्या? छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो बड़ा सा पूरा आ जाएगा इंटीग्रेशन एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे अब इसमें हम केस पढ़ेंगे। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि एक चार्ज है रिसाइडिंग मतलब वही, अगर वो रेसिडेंस है आउटर बाउंड्री ऑफ गॉसियन सरफेस के बाहर है, तो उसकी वजह से जो नेट फ्लक्स का इफेक्ट ज़ीरो होगा। जो आपका सिस्टम है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो फ्लक्स है उस कंफाइंड एरिया से जो निकल रहा है, कंफाइंड स्पेस से जो निकल रहा है फ्लक्स, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जितना निकल रहा है उतना ही होगा, बाहर वाले चार्ज का कोई उस पर असर नहीं होता। ठीक है, ये आपको एजम्पशन करना ही है, और गॉस लॉ में ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, इसको आपको लिखना भी पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी ओपन सरफेस से या ओपन पॉट से, या कोई भी बर्तन है या कोई भी एक ओपन आपका वो है दायरा है, तो वहाँ पर अगर किसी चार्ज को रखोगे तो उसकी वजह से वो जो आपका पॉट है या आपका जो भी वो जो गॉसियन सरफेस आपने बनाया है ओपन सरफेस, तो उस पर कितना वो निकलेगा फ्लक्स, उसके लिए क्या करेंगे? पहले तो उसको जो भी उसका शेप है, मतलब वो जो आपने पॉट बनाया है या जो भी वो कन्फाइंड एरिया बनाया है, उसका जो भी शेप है उसको पूरा कंप्लीट कर लो पहले। जैसे स्फेयर है, आधा स्फेयर है तो पूरा कंप्लीट कर लो। आपका मान लीजिए वो है सर्कल है तो उसको पूरा वो बना लो, सिलेंडर बना लो। अगर आपका एक प्लेट है, मतलब प्लेन है ऐसे एक पेज की तरह है, तो उसको बना लो क्यूबिक या क्यूबॉइड बना लो। तो पूरे क्यूबॉइड की वजह से या पूरे क्यूब की वजह से जो फ्लक्स होता है, तो उस क्यूब में जितने भी फेस होते हैं, 6 फेस हैं तो अपॉन 6 हो जाएगा। एक फेस की वजह से क्या हो जाएगा? अपॉन 6। 2 फेस की वजह से क्या हो जाएगा? अपॉन 2/6 हो जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा। इस तरीके से मतलब हो जाएगा। ठीक है, अगर ये देखो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर आपका बाउल है, बाउल के ऊपर आपने चार्ज रखा हुआ है। चार्ज बाउल को पहले पूरा स्फेयर बनाओ। स्फेयर की वजह से क्या होता है? Q/ε0। तो हाफ स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा? Q/12ε0। ठीक है, इस तरीके से होगा बेटा। यहाँ पर वही एक आपका प्लेन दिखाया गया है, मतलब स्क्वायर दिखाया गया है, स्क्वायर प्लेट है, उसके ऊपर एक चार्ज रखा हुआ। तो इसको सबसे पहले हम कन्फाइंड स्पेस बना लेंगे, गॉसियन सरफेस बना लेंगे क्यूबिक। तो क्यूबिक की वजह से Q/ε0 होता है, तो एक फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा? Q/6। क्यों? नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं क्यूब में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इजी भी है। आपको मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा ये सब सारी चीज़ें, क्योंकि आपने पढ़ा है। देखो हमारा मोटिव ये है कि आपके कॉन्सेप्ट को यूज़ करना क्वेश्चन में, ना कि आपका टाइम वेस्ट करना थ्योरी बताने में। थ्योरी अगर कोई भी आपको टफ लगे तो आप कमेंट करके आप बता दीजिए कि सर ये हमें मतलब टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या मुझे डेरिवेशन चाहिए, डेराइव करके बताइए, तब हम बता देंगे। ऐसे हमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में क्या करेंगे? गॉस लॉ को सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वो जो चार्ज होगा उसको कन्फाइन करो एक एरिया, एक इनक्लोज उसमें सरफेस में। वो सरफेस क्या हो सकता है? स्फेरिकल भी हो सकता है, वो आपका सिलेंड्रिकल हो सकता है, वो आपका क्या हो सकता है? एक प्लेनर भी हो सकता है। ठीक है,
तो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, तो आपका ये स्फेरिकल सिमेट्री, मतलब आपका जो चार्ज होगा ना वो ऐसे इनक्लोज सरफेस में होना चाहिए जो सिमेट्रिक रखे। तो जैसे स्फेरिकल सिमेट्री हो या सिलेंड्रिकल सिमेट्री हो या क्यूबिक सिमेट्री हो, इस तरीके से सिमेट्रिक होना चाहिए। चलिए, ये सिमेट्री आप वो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, अलग अलग जगह हमने मान लीजिए एक हमारे पास चार्ज है, उसका हमने क्या कर दिया, एक स्फीयर मतलब इनक्लोज सरफेस बना दिया चारों तरफ, एक स्फीयर बना दिया। अब स्फीयर के बाहर या स्फीयर पर एक दूसरा चार्ज है, तो दूसरा चार्ज है या उसके स्फीयर के सरफेस पे हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस स्फीयर के बाहर वो जो जिस पॉइंट पे निकालना हो उसको हम क्या कर लें, एक छोटा सा वहाँ एरिया बना लें। तो छोटा सा एरिया क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा। तो उस छोटे से एरिया से आपका जो फील्ड निकलेगा वो छोटा सा DE होगा, और उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो d होगा। ठीक है, अब d इक्वल टू EDA हो जाएगा। EDA आपको हम इसको टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो E तो सेम रहेगा, E तो चारों तरफ सेम रहेगा। आपका A इंटीग्रेट होगा। A इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, स्फीयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 4πr² होता है। हमने A का इंटीग्रेशन किया, ये आ गया। उस हिसाब से फिर हम E की वैल्यू निकाल लिए। तो ये जिस तरीके से पॉइंट चार्ज की वजह से, 2 पॉइंट चार्ज की वजह से या 2 पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है, उसी तरीके से ये जो तुम्हारा Q चार्ज था उससे R डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पे आपको फील्ड निकल आया। ठीक है, तो ये इजी बना देता है, ज़्यादा इजी बना देता है। एक तरीके से आपको प्रैक्टिकली बताता भी है कि मतलब ये जो फील्ड निकला वो कैसे निकला, स्फेरिकल मतलब वो किसी भी पॉइंट चार्ज का जो फील्ड निकला वो किस तरीके से निकला। तो ये है एप्लीकेशन, ये आपको प्रैक्टिकल वे में बताता है कि किस तरीके से आपको किसी भी पॉइंट पर या किसी भी सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है, उसकी वजह से आपका फील्ड क्या होगा, तो इसका अलग अलग होगा। अगर आपका ये जो मान लो स्फेयर है, इसका एरिया क्या है, इसका एरिया है, सॉरी एरिया तो 4πr² होगा, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है। और मान लीजिए इसके बाहर आपको कहीं पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बाहर अगर आप रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। वैसे पॉइंट चार्ज की, तो मतलब आपका जो स्फेयर है ना, ये जो चार्ज स्फेयर है वो एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट होगा, और आपका आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। एट द पॉइंट क्या होगा, ये जो R है वो कैपिटल R बन जाएगा। और इनसाइड आपका क्योंकि चार्ज नहीं है इसलिए फील्ड नहीं होगा, जीरो होगा, आपका फील्ड भी जीरो हो जाएगा। इनसाइड आपका कोई चार्ज नहीं है इसलिए फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसका हम ग्राफ बनाए हैं। देखिए अंदर ये जो जहाँ तक आपका ये रेडियस है स्फेयर का, वहाँ पर फील्ड जीरो, उसके बाद आपका धीरे धीरे जैसे जैसे आप R का बढ़ रहा है ड्रास्टिकली, E आपका बहुत तेज़ी से घट रहा है, धीरे धीरे नहीं घट रहा है, बहुत तेज़ी से घट रहा है। इसीलिए मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के थ्रू अगर आप जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज़ी से घटेगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपका यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फेयर है। अगर सॉलिड स्फेयर है, वो तो होलो था, ये सॉलिड है, मतलब चारों तरफ आपका फील्ड वो चार्ज है, अंदर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपका वो जो वैल्यूमेट्रिक कॉन्सेप्ट होता है ना, वॉल्यूम कॉन्सेप्ट, तो वॉल्यूम कॉन्सेप्ट वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर जहाँ जैसे मान लीजिए आपको बाहर निकालना है, बाहर तो वही जैसे स्फेयर था वैसे यहाँ पर भी आ जाएगा। जैसे स्फेरिकल चार्ज की वजह से था बाहर, तो वो जो तुम्हारा पूरा स्फेयर ऐसे पॉइंट चार्ज ट्रीट होगा, और आपका आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही रहेगा जैसे पहले निकाला। लेकिन अगर अंदर आएंगे तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम कहीं ना कहीं घटेगा, चार्ज की अमाउंट घटेगा। वो चार्ज क्या होगा, इनसाइड टोटल वॉल्यूम मतलब टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और वो छोटा सा वॉल्यूम। तो हमने इसकी वैल्यू रखी अलग अलग, हमने चार्ज इनसाइड हमने निकाल लिया, चार्ज इनसाइड निकाला तो हमने उसकी वजह से फ्लक्स, और उसकी वजह से जो हमने अप्लाई किया गॉस लॉ अप्लाई करके हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपका क्या बन गया। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपका बन गया QRQ अपॉन ε0RQ। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी। और यहाँ पर 4πr² भी है, R² अभी कटा नहीं है, R² काट देंगे तो यहाँ R बचेगा, RQ यहाँ बचेगा। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल हो गया, R के अंदर जो वहाँ डिस्टेंस है ना, सेंटर से जो डिस्टेंस है जितना मतलब अंदर लोगे वो इन्वर्सली, मतलब वो क्या होगा, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी।
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब के। आर क्यूब जैसे जैसे मतलब कम होगा वैसे वैसे फील्ड उसकी वजह से कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब इसको हम और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। तो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी दे दिया गया है। इस तरीके से हम इसको और आगे समझ सकते हैं कि ये देखो यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पर कोई सॉलिड स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा, धीरे 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 बढ़ेगा। जैसे जैसे आप सेंटर से सरफेस की तरफ जाओगे उसके बाद धीरे धीरे फिर कम होगा, धीरे धीरे क्या बहुत तेज़ी से कम होगा, धीरे धीरे। उसके बाद देख लो कि कोई भी अगर मान लो कैविटी आपने क्रिएट कर दी, किसी भी स्फीयर पे आपने एक छेद बना दिया, तो वहाँ पर भी चार्ज कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट होगा और उसके हिसाब से उसकी वजह से आपका अलग फील्ड बन जाएगी, और जो पूरा स्फीयर उसकी वजह से अलग फील्ड बनेगी। तो यहाँ पर देखो अलग अलग फील्ड है, एक आर है डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे आपका जो चार्ज है उसकी वजह से अलग फील्ड जो डेंसिटी है, और R1 वो जो उसकी दूरी है, एक सेंटर जो आपने जो खोखला कोई गड्ढा किया हुआ है उसका जो रेडियस है वो R1 है, उसकी वजह से अलग फील्ड होगा और उसका डायरेक्शन अलग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नेट फील्ड आ जाएगी। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट न्यू, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट क्या मतलब आगे ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इन्फिनाइट वायर। वही अभी जो इन्फिनाइट वायर है उसको हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये देखो आपने बिना गॉस लॉ अप्लाई किया था, गॉस लॉ का एप्लीकेशन नहीं किया था, निकाला था λ/2πε r था, और आपने अप्लाई किया तब भी वही है। इसका मतलब आपका ये जो गॉस लॉ है वेरी 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 एप्लीकेबल है और सही भी है, एकदम वही आ रहा है जो आपने बिना गॉस लॉ को अप्लाई करके एक प्रोसेस के तहत और एक इंटीग्रेशन के तहत आपने उसको निकाला, तो उसी तरीके से आ रहा है, बड़ी ईजिली आ जा रहा है। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये क्या कर रहा है, आपके काम को ईजी बना दे रहा है। उसी तरीके से देखो यहाँ पर कोई भी आपका होलो सिलेंडर है तो सिलेंडर की वजह से आप उसका जो एरिया लेंगे तो 2πr/l होता है, यहाँ पर अलग नक्शा बदल जाएगा और यहाँ अलग टाइप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड क्या होगा, जीरो, क्योंकि चार्ज इन साइड जीरो है। आउटसाइड क्या होगा, σr/ε0r, मतलब आपका सिग्मा के प्रोपोर्शनल होगा, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे आएगा, आर के सिग्मा के प्रोपोर्शनल हो रहा है और उसके 1/r के, हाँ ये दूसरा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट लॉन्ग सिलेंडर है, इन्फिनाइट लॉन्ग सिलेंडर है, उसकी वजह से जो फील्ड होगा वो होगा, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में है नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अब देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेनर सिमेट्रिक है। देखो आपका ये सिमेट्रिक है, अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ अगर आप किसी भी प्लेट पे अप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ प्लेन लेना पड़ेगा, सिमेट्रिक प्लेन लेना पड़ेगा, और आपको जब निकालेंगे तो आपका फील्ड σ/2ε0 आएगा, ठीक है। और उसका ग्राफ इस तरीके से बना है, आर पे कैसे डिपेंड कर रहा है और सिग्मा पे कैसे डिपेंड कर रहा है। ये क्या है, देखो आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो कांस्टेंट है। अगर आप चाहे जितना दूर कोई भी आपका प्लेट है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके चाहे जितना दूर जाओगे आपका क्या होगा, ई सेम रहेगा। लेकिन सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है, सिग्मा जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे क्या होगा, फील्ड मतलब डेंसिटी जैसे जैसे घटेगी वैसे वैसे फील्ड भी घटेगी, जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे फील्ड भी बढ़ेगी, ठीक है। वैसे दूर जब जाओगे तो डेंसिटी घटेगी, फील्ड की डेंसिटी थोड़ा सा रेयर हो जाता है ना, ठीक है। अब देखो जैसे दो चार्ज है अपोजिट नेचर का है तो उसके लिए फील्ड क्या होगी, σ/ε0 होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर बेटा ये हमने बता दिया। अब देखो कोई भी सेल हो, जैसे मान लीजिए एक सॉलिड सेल है, सॉलिड मेटल है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, थोड़ा वेरी करेगा। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका फील्ड भी अलग अलग आएगी। तो वो फील्ड हमने इस तरीके से ρd/2ε0 निकाला है, ठीक है। अब इनसाइड, अगर ये इनसाइड है, देखो इनसाइड आपका जो फील्ड होगा वो क्या होगा, इनसाइड फील्ड होगा ρd/2ε0, और आउटसाइड भी वही होगा, मतलब दोनों सेम आ रहा है, कोई उसमें फर्क नहीं है। इनसाइड और आउटसाइड दोनों में सेम आ रहा है। इनसाइड में ये है EX ρx/ε0, ρx/ε, मतलब 2 नहीं है, इनसाइड में 2 नहीं है, आउटसाइड में है, ठीक है। यहाँ देखो अगर D आपका x D से कम होगा तो इनसाइड होगा, D अगर x आपका D से बड़ा होगा तो आउटसाइड होगा। आउटसाइड में आधा हो जा रहा है, फील्ड क्या हो रही है, आधी हो जा रही है, और इनसाइड क्या हो रही है, ρx/ε0 है, ठीक है। अब देखो ये आपको बताया था, जैसे यहाँ पर इनसाइड क्या है, जैसे दो प्लेट है, दो प्लेट अगर आपका है तो ρ/ε0 होता है, ये मैंने बताया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ऑस्किलेशन
यूनिफॉर्म डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो उसमें डाइपोल रखोगे तो उस पर एक टॉर्क लगेगा, ठीक है, टॉर्क लगेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, P क्रॉस E। अब देखो यहाँ एंगुलर SHM कैसे होता है। एंगुलर SHM वैसे तुम्हारे NCERT में तो है नहीं, लेकिन आप जो IIT की तैयारी कर रहा है या जो नीट वगैरह की तैयारी कर रहा है, हो सकता है उसमें हो। IIT में तो है, IIT में ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। IIT के अकॉर्डिंग है, थोड़ा सा जो मैंने ज़्यादा बताया वो IIT के अकॉर्डिंग है। तो जिसको IIT का एग्ज़ाम देना है वो यूज़फुल है, जिसको नहीं देना है वो बस आसान आसान NCERT के हिसाब से पढ़ ले, ठीक है। हालांकि आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ही पता होना चाहिए, तब जाके आपका आजकल हो रहा है, आजकल थोड़ा सा पेपर टफ बन रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टाइम पीरियड हमने ये निकाला, ये आपका क्या है, आई क्या है बेटा, व्हाट इज़ द आई। आई आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। और पी क्या है आप जानते हो, डाइपोल मोमेंट है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरीके से आप टाइम पीरियड निकाल लिए। अब यहाँ पर देखो ये है आपका फोर्स, जो वेरिएबल फोर्स होता है ना, कभी कभी क्या होता है किसी भी फील्ड में आपका वेरिएबल वो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, आपका वेरिएबल है, हर मतलब ऐसे कांस्टेंट नहीं है, हर जगह थोड़ा सा वेरी कर रहा है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या होगा, अलग अलग आपका फोर्स लगेगा, अलग अलग फील्ड इंटेंसिटी की वजह से अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लगेगा। वो फोर्स की वैल्यू देखो ये इस तरीके से है, थोड़ा सा लिमिट केस बन रहा है। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है 10 to 0 है तो लिमिट केस बन जाएगा। लिमिट केस क्या होता है, कैलकुलस होता है, DE/dx आ गया, तो ये जो नेट फोर्स है वो बेटा क्या हो जाएगा, P इंटू DE/dx। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो आपका 2P/r³ हो गया नेट, इस तरीके से देखो आ गया। और किसी भी एंगल पर अगर आपका ये तो जो डाइपोल है, डाइपोल आपका उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल में रखा है। अगर आपने एंगल ऐसे थीटा बनाते हुए रखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बेटा लास्ट है ना, कॉस थीटा भी जुड़ जाएगा, 2kp कॉस थीटा भी आ जाएगा उसमें, ठीक है।